नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं चिर परिचित लघु कथाकार मुकेश शर्मा जी की कुछ लघु कथाएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए सबसे पहले लघु कथाएं सुनते हैं और फिर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अपनी राय दीजिएगा। तो आइए सुनिए मुकेश शर्मा की 5 लघु कथाएं। आइए सबसे पहले उनकी लघु कथाओं के बारे में जानते हैं। मुकेश जी जिंदगी के विविध पक्षों को काफी बारीकी से अपनी लघु कथाओं में उकेरते हैं। इनकी लघु कथाएं मानवीय संवेदनाओं को न केवल स्पर्श करती हैं बल्कि वे रोचक और मनोरंजक रूप से उसे प्रस्तुत भी करते हैं। सही मायने में इनकी लघु कथाएं देखन में छूटन लगे घाव करे गंभीर को चरितार्थ करती हैं। विषय वस्तु की नवीनता, विलक्षण भाषा शैली के जरिए पाठकों को बांधे रखने का जादू मुकेश जी को खूब आता है। उत्कृष्ट शब्द संयोजन एवं उत्तम भाव संप्रेषण लघु कथा शैली की जान है और इनकी लघु कथाओं में ये सारे तत्व आसानी से आप देख सकते हैं। इनकी लघु कथाएं तत्सम, तद्भव और देशज के शब्दों से अटी पड़ी हैं। संवाद सटीक एवं यथार्थ के धरातल पर होता है। लघु कथा में शीर्षक लघु कथा की आत्मा से जुड़ा होता है जो लघु कथा को पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आइए अब हम उनकी लघु कथा जानते हैं, पढ़ते हैं। सारी रात, यह पहली लघु कथा है। थानेदार साहब का कमरे पर आना सतवीर सिपाही को अच्छा नहीं लगा। मरता क्या न करता। थानेदार साहब के साथ सतवीर सिपाही ने शहर में 4 साल काटे थे। बाद में सतवीर का तबादला इस छोटे से कस्बे में हो गया। तभी वह बीबी और मुन्नी को यहाँ ले आया था। थानेदार साहब के आते ही सतवीर ने रोटियां बनवाई, साहब को खिलाई। सोचा था थानेदार साहब शाम तक चले जाएंगे, किंतु साहब का कस्बे वाला काम शाम तक निपट नहीं पाया। इसलिए सतवीर के कमरे पर ही रुकने का कार्यक्रम बन गया था। एक कमरा, उसी में बीबी, मुन्नी, खुद वह और साहब। सतवीर दांत पीस कर रह गया। चूंकि कस्बे में नया नया आया था इसलिए यहाँ पड़ोस में खास जान पहचान भी नहीं थी, नहीं तो बीबी और मुन्नी को वहीं सुला देता। सतवीर के भीतर तूफान उठता रहा, बैठता रहा। शाम को साहब उसकी बीवी की ओर देखकर बोले, सतवीर यार कुछ ठंडा गरम ले आ। जी जी, आइए बाजार तक हो ही आते हैं। सतवीर का मूड खराब होने लगा। अरे नहीं यार, मैं आराम कर लेता हूं, तू लिया। साहब उसकी बीवी की ओर ही देखते रहे। साहब आप आओ तो सही, इसी बहाने आपको कस्बे में घुमा भी दूंगा। सतवीर कुछ कठोर एवं अधिकारपूर्ण स्वर में बोला। साहब कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप साथ चल पड़े। रात लगभग 10 बजे दोनों कमरे पर लौट आए। साहब नशे में धुत थे। सतवीर ने 2 पैग ही लिए थे। मुन्नी सो चुकी थी। साहब ने प्यार से मुन्नी के बालों में हाथ फिराया, फिर उसे चूमने के लिए झुकने लगे। तुरंत बीवी ने मुन्नी को अपनी तरफ खींच लिया। मुन्नी डर के मारे उठ बैठी और साहब को मोटी मोटी आंखों से देखने लगे। सतवीर के खून की गति तेज धीमी होती रही। बीवी ने खाना डाल दिया। दोनों ने चुपचाप खाना खा लिया। साहब कभी कभार उसकी बीवी की ओर देख लेते थे। बिस्तर बिछ चुका था, इसलिए दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। सतवीर लेटे लेटे कोई किताब पढ़ने लगा। बीवी मुन्नी को लेकर नीचे चटाई पर लेट गई। एकाएक साहब बोले, सतवीर लाइट बंद कर दे यार। साहब मुझे सारी रात किताब पढ़ने की आदत है साहब। क्या सारी रात जागते रहने की? जी साहब।
कहते हुए सतवीर ने हाथ में लिए डंडे को मजबूती से कस लिया, मजबूती से कस लिया। अपने बच्चों की और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति वह वहशी नजरें जो थी साहब की, वह जो वहशी नजरें थी जो उससे बचने के लिए, उसे बचाने के लिए, थानेदार से बचाने के लिए किस प्रकार एक परिवार का जो मुखिया है सतवीर किस तरह से मुस्तैद हो जाता है, तैयार हो जाता है। आइए दूसरी लघु कथा पर चलते हैं। प्यार की दुकान। प्रेम को आरती का प्यार चाहिए था। आज छुट्टी थी इसलिए सुबह ही स्टार्ट हो गया था। अब नशा हो चला था। याद आया शहर के बाजार में एक बहुत पुराना किराना स्टोर है जहां दुर्लभ से दुर्लभ चीजें मिल जाती हैं। वहीं का रुख किया। 3-4 ग्राहकों के बीच प्रेम ने भी अपनी पर्ची उसे दे दी। पर्ची पर लिखा था आरती का प्यार चाहिए। दुकानदार पर्ची पढ़कर हंसने लगा। हंसते हंसते बोला, भाई जी मेरे पास तो नहीं है, आप ऐसा करो दिल्ली में जीवी रोड पर चले जाओ, वहां यह जरूर मिल जाएगा। प्रेम ने राह दिखाने के लिए दुकानदार का धन्यवाद अदा किया और अपनी पर्ची उससे वापस ले ली। अब बस में तो लटका जाएगा नहीं, इसलिए टैक्सी की मांग ली, इसलिए टैक्सी ही मंगा ली। तो टैक्सी चल पड़ी गुड़गांव से दिल्ली जीबी रोड के लिए। लगभग 1.25 घंटे बाद जीबी रोड पर था। 15-20 मिनट यहां वहां तवाइफों के ठिकानों के बाहर भटकता रहा, लेकिन कहीं प्यार की दुकान दिखाई नहीं दी। सामने एक ड्राईक्लीन शॉप पर पढ़ा लिखा सा दिखने वाला एक भद्र पुरुष दिखाई दिया। तो प्रेम ने अपनी पर्ची उसकी ओर बढ़ा दी। पर्ची पढ़ने के बाद उसने एक बार प्रेम के जेंटलमैन फेस को देखा, उसके ब्रांडेड कपड़ों का जायजा लिया और बोला, यहाँ आपके मतलब का सामान नहीं मिलेगा। मोबाइल में गूगल पर सर्च कर लो, वहां से कुछ ठीक मिल जाएगा। धत तेरे की, ये बात तो दिमाग में आई ही नहीं, प्रेम ने मन ही मन कहा और अपनी पर्ची वापस लेकर अपनी टैक्सी के पास लौट आया। गुड़गांव के लिए वापसी सारे रास्ते मोबाइल फोन में गूगल पर सर्च करता रहा, लेकिन प्यार मिलना तो दूर, आरती की फोटो तक नहीं मिली वहां। मूड खराब होने लगा। प्रेम ने बैग में रखी थर्मस निकाली और अपनी ड्रिंक पीकर अपने आप को संभाला। टैक्सी को डीएलएफ की मार्केट के पास रुकवा लिया। टैक्सी वाले को बाय बाय की। सामने आरती का ऑफिस था। ऑफिस के बाहर लिखा था आरती सीए। खुद को संभालते हुए भीतर आ गया। आरती की असिस्टेंट ने उससे कुछ नहीं पूछा, सीधा आरती के कमरे में जहां आरती कोई किताब पढ़ रही थी, बेचारी की प्रैक्टिस जीरो की ही लग रही थी। आरती का माथा ठनक गया। तुम्हें कई बार समझा लिया है कि ड्रिंक करने के बाद मेरे पास मत आया करो, कुछ भेजे में है कि नहीं। उसने बहुत ही प्यार से पर्ची आरती की ओर बढ़ा दी। पर्ची पर लिखा था आरती का प्यार चाहिए। पर्ची को पढ़कर आरती ने झुंझलाहट से भरी एक लंबी सांस ली, फिर बोली, लगता है अब तुम्हें आईना दिखाना ही पड़ेगा। मुझसे शादी करना चाहते हो? प्रेम ने स्वीकृति के साथ सिर हिला दिया। आरती की आवाज सुनाई दी, तो इसके लिए तुम्हारे पास कम से कम 2 लाख रुपये महीने का परमानेंट रोजगार होना चाहिए। शहर में खुद का मकान या फ्लैट होना चाहिए। सासू माँ का कोई लफड़ा नहीं चाहिए। बोलो, ये व्यवस्था है तुम्हारे पास? प्रेम की बोलती बंद हो गई। खूब ट्राई करने के बाद भी उसे 40,000 रुपये महीने से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिल पा रही थी। प्रेम ने आरती से अपनी पर्ची वापस ले ली। खुद को संभालते हुए ऑफिस से बाहर आ गया।
वहीं साथ लगती दुकान से उसने अपने लिए एक आईना खरीदा और लड़खड़ाता हुआ अपने पीजी रूम की ओर रवाना हो गया। अपने पीजी रूम की ओर रवाना हो गया। अंत में देखिए कैसी भावुकता के साथ, कितनी संवेदनशीलता के साथ कहानी लघु कथा यह खत्म होती है। आइए अगली लघु कथा की ओर चलते हैं। प्यार का अकाउंट। पिछले एक सप्ताह से सुनैना को फोन मिला रहा हूं। घंटी बजती रहती है लेकिन फोन पिक नहीं कर रही है। मेरे व्हाट्सएप देखने भी बंद कर दिए हैं। कॉलेज के ज़माने की साथी हैं। कैंटीन के सारे बिल मुझसे ही भरवाए थे उसने। जब संगी साथियों के बीच पार्टी देने का नंबर सुनैना का आ जाता था तो चुपके से बिल का भुगतान मुझे ही करना होता था। क्या उसे नहीं पता था कि मैं उसके आगे पीछे चक्कर क्यों काटता रहता हूँ, क्यों उसके सारे बिल भरता हूँ? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ सुनैना, बहुत ज़्यादा। तभी तो मैंने 32 साल का होने के बाद भी आज तक शादी नहीं की, बस तुम्हारे इंतज़ार में। आज जबकि मैं कई लाख रुपये महीने का आदमी बन चुका हूँ, तुम प्राइवेट बैंक में असिस्टेंट मैनेजर लग चुकी हो। अब यह रवैया क्यों? प्यार करती हो तो हाँ कहो, नहीं तो मुझे अब इस मोड़ से मुड़ जाने दो। एक बार फिर ट्राई करता हूँ। कॉल कनेक्ट हो गई। मेरा सौभाग्य। सुनैना ने फ़ोन उठा लिया। कहो, क्या चाहते हो जनाब? तुमसे मिलना है, अभी इसी वक्त। इस समय तो मैं बैंक में हूँ। ठीक है, मैं वहीं आ जाता हूँ। हा हा हा, आ जाओ। और यहाँ मैं तुम्हें न पहचानूँ तो? हा हा, तो मैं तुम्हें अपनी जेब में रखा आधार कार्ड दिखाऊंगा, पैन कार्ड दिखाऊंगा, चेकबुक दिखाऊंगा, बैंक वाली हो तब तो पहचान ही जाओगी ना। आइए जनाब आइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। और पौने घंटे बाद ही मैं उन दो खूबसूरत सी आंखों के सामने था। आज तो मेरा था, आज तो दिन मेरा था। मैडम ने कॉफ़ी पिलाई। लगातार मिलने का बहाना चाहिए था तो अपनी ब्रांच में मेरा खाता भी खोल दिया। अब कौन रोकेगा मुझे? 2 हफ्ते बाद फिर सुनैना की तड़पा देने वाली याद आ गई। सीधे बैंक, सरप्राइज विजिट। आखिर बैंक का खाता धारक हूँ, निरा आशिक थोड़े ही हूँ। सर, सुनैना मैडम का पिछले सप्ताह ही नैनीताल तबादला हो गया। परसों ही अपने पति और बच्चे के साथ वे यहाँ से नैनीताल शिफ्ट हो गई हैं। सुनैना की सीट पर बैठी देवी जी ने समझाया। क्या अभी हाल ही में तो मैं पति बच्चे कुछ सूझ नहीं रहा था। 51 नए खाते खोलने की शर्त पर ही उनकी प्रमोशन और ट्रांसफ़र होनी थी। उन्होंने भाग दौड़ करके 50 खाते तो खोल दिए थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक नया खाता नहीं खुल पा रहा था, जिस कारण वे बहुत परेशान चल रही थी कि तभी आप फरिश्ते बनकर आए और आपने नया खाता खुलवाकर उनका टारगेट पूरा कर दिया। मैं फरिश्ता? आपको पता है मेरे 4 बैंकों में पहले से ही अकाउंट हैं। देवी जी पिघल गई। सर, सुनैना मैडम तो अब चली गई हैं। आप कहें तो मैं आपके इस खाते को क्लोज कर दूं। नहीं, इस अकाउंट को अब खुला ही रहने दो। यह प्यार का अकाउंट है, यह प्यार का अकाउंट है ना? गजब की कहानी, गजब की लघु कथा। आइए अगले इसमें चलते हैं। सरकारी रमजान। कमिश्नर साहब की बेटी के विवाह के लिए क्लब का जो परिसर बुक कराया गया था, उसका 2 लाख रुपए का बिल क्लब का मैनेजर डीसी साहब की मेज पर टिका गया। साहब का मूड खराब। घंटी बजाई, पीएन आया। साहब सामान्य होते हुए बोले, अरे सारे सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स को बुलाओ, मीटिंग है। अगले 15 मिनट बाद मीटिंग शुरू हो गई। साहब ने
गंभीर स्वर में 2-3 अफसरों के कामकाज की रिपोर्ट ली और फिर सीधे सीधे मतलब की बात पर आ गए। महकमे के कमिश्नर साहब की बिटिया की शादी के लिए जो क्लब बुक कराई थी उसका 4 लाख रुपए का बिल आ गया है। क्या करना है इसका? सर, ये तो सामूहिक काम है, हम सभी खर्च का शेयर बांट लेते हैं। साहब के खास चमचे अरोड़ा का स्वर सुनाई दिया। इसी हफ्ते हम सभी ऑफिसर्स 4 लाख रुपए इकट्ठे करके आपको दे देंगे। ठीक है। साहब का मूड ठीक हो गया। घंटी बजाई, चाय ले आओ भाई। मीटिंग खत्म हो गई। अफसर जाने लगे तो साहब ने माल ब्रांच के इंचार्ज गुप्ता जी को रोक लिया और सबके जाने के बाद गुप्ता जी से रिक्वेस्ट की, गुप्ता जी आप तो जानते हैं शादी में कई तरह की फटीक हमारे जिम्मे थी। अपने शेयर के अलावा 2 लाख रुपये आपको अलग से देने हैं। लोकल एमएलए की सिफारिश को इग्नोर करके माल ब्रांच आप ही को दी हुई है। जी सर, जैसे कुएं के अंदर से आवाज आई हो। भुनभुनाते हुए गुप्ता जी साहब के कमरे से निकल अपने कमरे में आ गए। पीएन को बुलाया, जाओ भाई सारे ऑफिसर्स को बुला दो। अब दूसरी मीटिंग शुरू। गुप्ता जी बोले, देखो भाई यहाँ तो हर 10वें दिन हेड ऑफिस से कोई ना कोई फटीक आ जाती है। किस किस को भुगते हैं? मेरे ख्याल से व्यापारियों की जो फाइलें हम पास करते हैं उसकी फीस 5,000 रुपये प्रति फाइल बढ़ा देते हैं। ज़्यादा नहीं है, बात चल जाएगी। सभी का समर्थन, बात फाइनल। मीटिंग के बाद गुप्ता जी ने रामलाल एंड सन्स की फाइल मंगा ली। साथ में रामलाल भी हाजिर। फाइल में कमियां गिनाते हुए गुप्ता जी ने रूटीन के सुविधा शुल्क में 5,000 रुपये और जोड़कर रामलाल को बता दिए। रामलाल जी हंसने लगे। हमारी जेब से क्या जाना है गुप्ता जी, हम अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देंगे। आखिर देने तो पब्लिक को ही है। आपने फाइल में कोई अड़ंगा नहीं लगाया, यह क्या कम है? गुप्ता जी भी हंसने लगे। घंटी बजाई और पीएन को चाय लाने के लिए बोल दिया। जी, जाना तो पब्लिक के जेब से ही है। जो भी होगा पब्लिक को ही भुगतनी पड़ेगी। बाकी तो सरकारी बाबू हैं, जानते ही हैं सरकारी बाबू का क्या हाल है। अगली लघु कथा है खेल से बाहर। मंच पर कठपुतली का खेल शुरू होने में अभी थोड़ी देर थी। इस निजी विद्यालय के प्राचार्य, अध्यापक, लेखा विभाग के क्लर्क आदि भी विद्यार्थियों के साथ आ बैठे थे। अभिभावक भी आमंत्रित थे। मैं अपने एक परिचित क्लर्क बाबू शिवमोहन की बगल में बैठ गया। थोड़ी ही देर में खेल शुरू हो गया। सारी कठपुतलियां एक पंजे के संकेत पर नाचने लगी। उंगलियों के संकेत मात्र से कठपुतलियां इधर उधर हो जाती। नाच चलता रहा। कुछ ही देर में एक कठपुतली में कुछ खराबी हो गई। वह उंगली के संकेत पर नाच नहीं पा रही थी। अगले ही क्षण पीछे पर्दे से एक हाथ आया। उसने कठपुतली की गर्दन को दबोच लिया और उसे खेल से बाहर खींचकर पर्दे के पीछे ले गया। उस क्षण बाकी कठपुतलियों में कोई हरकत नहीं हुई। मैंने देखा बाबू शिवमोहन खेल देखते देखते उदास हो गए थे। हम भी तो परिस्थितियों के कठपुतली हैं या नहीं? हम भी कठपुतलियों की परिस्थितियों से घिरे हुए हैं और उन परिस्थितियों से घिरकर कठपुतली की तरह उसके इशारे पर हम नाचते हैं। यह लघु कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, जिससे कि मैं आपके लिए और नए नए लघु कथाकारों की लघु कथाएं लेकर आ सकूं। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।